हेलो डियर स्टूडेंट, करियर पॉइंट नामली यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप बोर्ड परीक्षा के पेपर अच्छे से दे रहे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं गणित बहुविकल्प प्रश्नों को जो 1 अंक में आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए न कोई देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए बच्चों, अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, इसे हम शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या से हमें किस प्रकार से 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए उसको देखते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को मैं 2 भागों में विभाजित कर देता हूँ। एक परिमेय संख्याएं, दूसरा अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, इसको समझना है तो कुछ और संख्याओं को उससे पहले समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले लिखा प्राकृत संख्याएं, ठीक, फिर लिखा पूर्ण संख्याएं, फिर लिखा मैंने पूर्णांक संख्याएं। ठीक, प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 डैश 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 आगे अनंत तक चलती रहती है, क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 डैश 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 आगे भी इसी प्रकार से चलती रहती है, कहाँ तक? अनंत तक। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो 0 के दाईं ओर धनात्मक होती है, 1 2 3 4 इस प्रकार से सारी संख्याएं प्लस की होती है, कहाँ तक? अनंत धनात्मक तक चलती रहती है। और 0 के बाएं ओर ऋणात्मक होती है, -1 -2 डैश 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 कहाँ तक होती है? माइनस अनंत तक की संख्या होती है। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती है अनंत तक जाती है, पूर्णांक संख्याएं 2 भागों में बटी हुई है, 0 से दाईं ओर धनात्मक, 0 से बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती है। धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या होती है पूर्णांक संख्या। अच्छा, इस प्रकार से प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, आप वो सोच रहे होंगे। तो देखिए, हमसे पूछा जाएगा क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? देखेंगे सभी की सभी प्राकृत संख्या कहाँ दिख रही है? पूर्ण संख्या में। बिल्कुल, तो हम कहेंगे सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। क्या सभी पूर्ण संख्या है पूर्णांक संख्या होती है? सभी पूर्ण संख्याओं को देखोगे तो कहाँ दिखेगी यह? पूर्णांक संख्याओं में। तो हम कहेंगे बिल्कुल सभी पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या। तो इस क्रम को आप ध्यान रखिए, पहला, दूसरा, तीसरा। सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या है। सभी पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसके विपरीत न जाइए। पूर्णांक संख्याएं क्या पूर्ण होती है? नहीं होती। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती है। ठीक है, इस क्रम को आप ध्यान रखिए। और ये जो सभी संख्याएं होती है वो कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। एवं परिमेय संख्या जो होती है वह P/Q के रूप में होती है। किस रूप में होती है? P/Q के रूप में होती है, जहाँ हमें ध्यान रखना है कि नीचे कौन है? Q, यानी नीचे वाला जो है वो कभी भी शून्य नहीं होता। कभी भी नीचे वाली संख्या जो है, हर में रहने वाली संख्या है, कभी भी शून्य नहीं होता। ठीक है, परिमेय संख्या के और भी उदाहरण हम देख सकते हैं। 2/3 हो गया है, 4/5 हो गया है। इस प्रकार की संख्या जो होती है, जो बटे वाली होती है, वो कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। आप सोच रहे होंगे अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को समझना है तो ध्यान रखिए, इन सब संख्याओं को छोड़ दिया जाए। जैसे कि रूट वाली संख्या अभी तक हमने नहीं ली है, तो रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। और रूट वाली संख्या में कुछ जुड़ा हुआ रहे तो भी वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो जो रूट वाली संख्याएं हो गई, इनको छोड़ कर जो बच गई है वो सारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। क्या पाई? बिल्कुल, पाई भी क्या है? अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई का मान क्या होता है? 22/7 हम मानते हैं। ठीक है, तो वह क्या होता है? परिमेय होता है। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब और भी देख लेते हैं जो हमें 1 नंबर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि पहली संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वह एलसीएम, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणनफल की क्या होता है? बराबर। यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। इस सूत्र को भी आप ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब अध्याय 2 में किस प्रकार से 1 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको देखते हैं। ठीक है, मैंने कुछ बहुपद आपके लिखे हैं, अब देखेंगे 4x+2। अब ये एक बहुपद है, अन्य भी कुछ बहुपद नीचे दिए हुए हैं। हमें पूछा जा सकता है बहुपद की घात और बहुपद का प्रकार। ठीक है, तो देखो बहुपद की जो घात होती है वह चर की बड़ी से बड़ी घात होती है, और चर की यहाँ पर देखेंगे बड़ी से बड़ी घात कितनी है? 1। तब हम इसको क्या बोलेंगे? बहुपद की घात कितनी है? 1। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? ठीक, क्या होता है बहुपद की घात? चर की बड़ी से बड़ी घात। यहाँ देखिए चर की बड़ी से बड़ी घात कौन सी है? चर की बड़ी से बड़ी घात 2 है या कुछ भी नहीं 1 है। बताइए क्या है बहुपद की घात?
2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं चर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ घात 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। बहुपद की घात क्या होती है? चर की बड़ी से बड़ी घात कितनी है यहाँ पर? 3। ठीक है, तो बहुपद की घात जो होती है वह चर की सबसे बड़ी घात होती है। अब बात करते हैं बहुपद का प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार की बात करें तो अगर चर की बड़ी से बड़ी घात 1 आ जाती है तो उसको हम कहते हैं रेखिक बहुपद। किस प्रकार का बहुपद कहते हैं? रेखिक बहुपद। अगर चर की बड़ी से बड़ी घात 2 आ जाती है, बहुपद की घात 2 होती है, तो उसको हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। अगर चर की बड़ी से बड़ी घात 3 आ जाती है, बहुपद की घात 3 होती है, तो उसको हम कहते हैं त्रिघाती बहुपद। तो बहुपद के प्रकार रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। बहुपद की घात क्या होती है? चर की बड़ी से बड़ी घात होती है। ठीक है, इस तरीके से हमें कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछा जा सकता है? हमसे पूछा जा सकता है द्विघात समीकरण। जैसे कि हमें एक द्विघात समीकरण दे दी है, क्या लिखा हुआ है? द्विघात समीकरण। अभी आपको बताया द्विघात समीकरण क्या होती है? चर की बड़ी से बड़ी घात कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, द्विघात समीकरण का एक व्यापक रूप होता है, वो लिखा मैंने ax का वर्ग प्लस bx प्लस c। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होती है? ax का वर्ग प्लस bx प्लस c। ठीक है, यह होती है द्विघात समीकरण। हमसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं इसके अंदर? हमसे पूछा जा सकता है शून्यकों का योग। और क्या पूछा जा सकता है? शून्यकों का गुणा अथवा गुणनफल। ठीक, शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस का b अपॉन में a। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है? c अपॉन में a। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन। शून्यकों का योगफल का सूत्र माइनस का b अपॉन a, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र c अपॉन a। इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है बहुपद की घात, बहुपद के प्रकार और शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, इस प्रकार का हमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और आपको ध्यान रखने वाली है, हमसे कुछ पूछा जा सकता है, इस प्रकार के डायग्राम आते हैं बने हुए। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी 2 डायग्राम बनाया। ठीक है, हमसे पूछ सकते हैं कि पी एक्स के शून्यक बताइए। किसके शून्यक बताने? पी एक्स के शून्यक बताने हैं, तो हमें यह देखना है यह एक्स अक्ष होता है और ये कौन सा अक्ष होता है? वाई अक्ष। एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष। ठीक है, पी एक्स के शून्यक निकालने हैं तो एक्स को यह जो वक्र बन रहा है वह कितनी बार छू रहा है? 1 2 3। तो हम कहेंगे शून्यकों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 3। इस वक्र को देखते हैं, यह पी एक्स के शून्यक पूछा, एक्स को कितनी बार छू रहा है? 1 2। तो हम क्या कहेंगे? 2। आ रही बात समझ? पी एक्स के शून्यक इस प्रकार पूछा जाता है। कभी कभी चेंज भी हो जाता है, हमसे पूछा जाता है पी वाई के शून्यक बताइए। ठीक है, और इस प्रकार का डायग्राम आ गया है। ठीक है, या फिर इस प्रकार का। तो हमें क्या पूछा गया? शून्यकों को बताइए। किस पर निकालना है? पी वाई पर। तो हम देखेंगे वाई को कितनी बार छू रहा है? 1 बार। तब हम कहेंगे शून्य कितने हैं इसके? 1। वाई के शून्य पूछा, वाई को कितनी बार छू रहा है? 1 2 3। तब हम कहेंगे शून्यकों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 3। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें अध्याय 2 से पूछे जाएंगे। चलिए बच्चों, अध्याय 3, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। कितने चर वाले? 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को हम समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम 3 रेखाओं के बारे में बात करेंगे। पहली संपाती रेखाएं, दूसरी प्रतिच्छेदी रेखाएं, तीसरी समांतर रेखाएं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे संपाती रेखाएं कैसी होती है? वे रेखाएं जो एक के ऊपर एक होती है, कौन सी रेखाएं कहलाती है? संपाती रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है? वे रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है किसी एक बिंदु पर, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे के प्रतिच्छेद नहीं करती है, कौन सी रेखाएं कहलाती है? समांतर रेखाएं। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है कि जो संपाती रेखाएं होती है, ठीक है, उसके रेखिक समीकरण के कैसे हल होंगे? तो संपाती रेखाएं जो होती है उसके हल होंगे a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2। ठीक है, संपाती है, एक के ऊपर एक है, यानी कि ये हर एक बिंदु पर एक दूसरे के ऊपर एक यानी बराबर होगी। तो इसे याद रख सकते हैं, a1 अपॉन a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। संपाती रेखा का क्या है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। संपाती रेखाओं के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है तो हम लिखेंगे a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, संपाती होगी तो सभी बराबर, प्रतिच्छेदी होगी तो एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। अच्छा, समांतर के लिए क्या हो जाएगी? ये दोनों कंडीशन हो जाएगी। a1 अपॉन a2 बराबर तो है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के।
ठीक है। याद रखने का तरीका, संपाती है तो सभी बराबर, प्रतिच्छेदी है तो बराबर नहीं है, समांतर होगी तो बराबर भी है और बराबर नहीं भी है। ठीक है। अब देखो, जब सभी बराबर होंगे आपस में, सभी बराबर हैं, अनेक हल होंगे इसके। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे, क्योंकि यह अनेक बिंदु पर एक दूसरे के ऊपर है, इसलिए हम कह सकते हैं अनेक हल होंगे। ठीक है। इसका कोई हल नहीं हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है। पहला बराबर है और दूसरा बराबर नहीं है, तो हम क्या इसको हल कर भी पाएंगे? नहीं भी कर पाएंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसको विपरीत भी पूछ लिया जाता है। अनेक हल होंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अद्वितीय हल का a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और कोई हल नहीं है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर अनेक हल होंगे तो हम लिखेंगे इसके संगत हल होंगे। अद्वितीय हल है तो भी लिखेंगे संगत हल होंगे, लेकिन जिसका कोई हल ही नहीं है तो क्या कहेंगे? इसको असंगत हल है। ठीक है। तो यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यह एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये नोट डाल के मैं लिख देता हूँ। कभी कभी पूछ लिया जाता है एक्स रेखा का समीकरण, तो एक्स रेखा का जो समीकरण होता है वह होता है y बराबर 0। इसी प्रकार से पूछा जाता है y रेखा का समीकरण, y रेखा का समीकरण, और y रेखा का समीकरण जो होता है वो होता है x बराबर 0। यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अध्याय 3 में से यह 1 नंबर में पूछा ही जाता है हर बार, इसलिए आप इसे ध्यान रखिए, बार बार इसको रिवीजन कीजिए, ये याद करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण में देखते हैं किस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं द्विघात समीकरण किस रूप में होती है? ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर में 0। द्विघात समीकरण किस रूप में होती है? ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है। यह जो रूप होता है द्विघात समीकरण का, मानक रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है? मानक रूप। और यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखना है आपको कि x वर्ग के गुणे में जो है कौन है? वह a है, और उसका मान कभी भी 0 नहीं होता। अगर a का मान यहाँ 0 हो जाएगा तो इसकी वजह से x वर्ग भी क्या हो जाएगा? 0। अगर x वर्ग 0 हो गया तो फिर यह द्विघात समीकरण हमारी नहीं रहेगी। इसलिए आप ध्यान रखना कि a का मान जो है वो कभी भी 0 नहीं होता है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। द्विघात समीकरण को आप याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट भी देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको श्रीधराचार्य सूत्र अथवा इसको सूत्र विधि भी कहते हैं। ठीक है। सूत्र विधि का एक सूत्र आपको ध्यान रखना है, जो होता है माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b का वर्ग माइनस 4ac। ठीक है। क्या होता है? श्रीधराचार्य सूत्र, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है? 2a। ठीक है। अब b कौन है? यहाँ से आप देख लेंगे b कौन है? x का गुणज है। a कौन है? x वर्ग का गुणज है। और c कौन है? जो हमारी अचर राशि है वह कौन है? c है। ठीक है। यह होता है श्रीधराचार्य। इस सूत्र को भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है b का वर्ग माइनस 4ac। ठीक है। इसको कहा जाता है विविक्ति कर। क्या कहा जाता है? विविक्ति कर। क्या कहेंगे इसको? विविक्ति कर कहते हैं। ठीक है। इसको लिखा जाता है किस रूप में? d के रूप में लिखा जाता है। तो विविक्ति कर d का सूत्र होता है b का वर्ग माइनस 4ac। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्या होता है विविक्ति कर का सूत्र? विविक्ति कर का सूत्र होता है b का वर्ग माइनस 4ac। यहाँ पर विविक्ति कर को किससे लिखा जाता है? d से लिखा जाता है। तो हमारा जो विविक्ति कर होता है d होता है, उसका मान जो होता है कभी कभी जो होता है 0 से बड़ा होता है। विविक्ति कर का मान कभी कभी 0 आ जाता है, और विविक्ति कर का मान जो होता है कभी कभी 0 से छोटा भी आ जाता है। ठीक है। 0 से बड़ा आना यानी कि धनात्मक, 0 से छोटा आना यानी कि ऋणात्मक, या फिर शून्य आना, ये 3 स्थितियाँ होती हैं। ठीक है। यदि हमारा मान धनात्मक आता है यानी कि 0 से बड़ा आता है, तब हम उसको कह सकते हैं कि हमारे जो प्राप्त मूल होंगे वो कैसे होंगे? वास्तविक मूल होंगे। किस प्रकार के मूल होंगे? वास्तविक मूल होंगे। ठीक है। अगर हमारा उत्तर जो आता है, विविक्ति कर का मान जो आता है वह अगर ऋणात्मक आ जाता है, तो हम कहते हैं हमारे जो मूल होंगे वह कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। काल्पनिक मूल होंगे। ठीक है। अगर हमारा विविक्ति कर मान 0 आ जाता है, जब हमारा विविक्ति कर का मान 0 आ जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं? वास्तविक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे? वास्तविक मूल होंगे। ठीक है। तो विविक्ति कर का मान 0 से बड़ा धनात्मक होता है तब हम कहते हैं वास्तविक मूल होंगे। ठीक है। विविक्ति कर का मान 0 आ जाता है तब भी क्या होता है? वास्तविक मूल होते हैं। विविक्ति कर का मान 0 से छोटा आ जाता है तब हम कहते हैं काल्पनिक मूल होंगे। ठीक है। वास्तविक मूल होंगे अगर धनात्मक है तब कहेंगे असमान, यानी विविक्ति कर के जो दो मान आएंगे, ठीक है, मूल जब हमें प्राप्त होंगे तो दोनों के दोनों मूल क्या आएंगे? असमान होंगे।
ठीक है। अगर वियोगतर का मान 0 आ जाए तो हमारे जो मूल प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, समान होंगे। चूँकि वियोगतर का मान 0 से छोटा है और हमें जो मूल प्राप्त होंगे न तो हम कह सकते हैं वो समान है, न क्या है, असमान है। ठीक है, असमान है। इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए बच्चों, अध्याय 5 समांतर श्रेणी को हम समझते हैं। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं समांतर श्रेणी में प्रथम पद, सार्वंतर, ये चीज़ें क्या होती है। जैसे कि मैंने एक समांतर श्रेणी एग्जाम्पल के रूप में लिखी। ठीक है, मैंने लिखा 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है प्रथम पद, जिसको हम ए से लिखते हैं। दूसरा होता है सार्वंतर, जिसको डी से लिखा जाता है। प्रथम पद कौन होता है, जो सबसे प्रथम आता है वो होता है प्रथम पद। ठीक है, सार्वंतर यहाँ आप सोच रहे होंगे क्या है। सार्वंतर दो शब्दों से मिलकर बना है, सभी का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी में कितने कितने का अंतर आ रहा है। 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5, 15 में से 10 को घटाएंगे 5, 20 में से 15 को घटाएंगे 5, 25 में से 20 को घटाएंगे 5। सभी का अंतर क्या है, 5। यानी कि सार्वंतर कितना आया हमारे पास, 5। ठीक है, प्रथम पद 5 है, सार्वंतर यानी इनके बीच का अंतर कितना है, 5। एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी होगी यदि उसका सार्वंतर डी ज्ञात हो जाता है। सार्वंतर सभी जगह क्या आना चाहिए, समान। सार्वंतर अगर समान है, ठीक है, तब हम कह सकते हैं वह एपी है, अर्थात वह एपी नहीं होती है। ठीक है, एपी में आप देखेंगे तो यह वाला पद कौन सा है, प्रथम। ठीक है, यह कौन सा है, द्वितीय पद। यह तृतीय पद, यह चतुर्थ और यह पंचम पद। इस प्रकार से आगे भी पद हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद कितना आया गया, 5। द्वितीय पद कितना है, 10। तृतीय पद कितना है, चतुर्थ कितना है, पंच पद कितना है, ये सारे हम निकाल सकते हैं। सार्वंतर को निकालने का तरीका क्या देखा हमने, पीछे वाले पद यानी कि दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाकर हम क्या निकाल सकते हैं, सार्वंतर को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में जो है 1 नंबर के पूछे जा सकते हैं, श्रेणियाँ दी जाती है। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर 100, 70, ठीक है, 40, ठीक है, डैश 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 ऐसा। और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर क्या होगा यहाँ पर, तो सार्वंतर आप देखेंगे पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटा लेंगे, यानी कि 70 में से घटाव करेंगे आगे वाले पद को, किसको, 100 को, क्या प्राप्त होगा, 30। बड़ी संख्या माइनस की तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 30। इस प्रकार से हम सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, और भी समझते हैं। समांतर श्रेणी जो होती है उसको लिखने का एक व्यापक रूप होता है। ठीक है, व्यापक रूप होता है समांतर श्रेणी को लिखने का। कैसा, वो देखिए। समांतर श्रेणी को लिखा जाता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस प्रकार से आगे भी चलता रहता है। ठीक है, अब प्रथम पद को देखेंगे, ठीक है, तो कितना है, ए है। द्वितीय पद को देखेंगे तो कितना है, ए प्लस 2d। तृतीय पद, चतुर्थ पद, ऐसे ही आगे सारे पद होते हैं। प्रथम पद में एक बार भी डी नहीं है, लेकिन द्वितीय पद में एक बार डी, तृतीय पद में 2 बार डी, चतुर्थ पद में 3 बार डी। यानी जो भी पद होता है उससे क्या होता है, एक कम बार डी होता है। जितना भी पद होता है उससे एक कम बार क्या होता है, डी होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो nth नंबर पर, ठीक है, nth नंबर पर कौन सा पद आ जाएगा, a प्लस एक कम बार यानी n-1 डी। इसलिए यहाँ पर एक सूत्र का इजाद हुआ जिसे कहते हैं nवा पद सूत्र। क्या कहते हैं, nवा पद सूत्र। nवा पद सूत्र क्या होता है, nवा पद को लिखते हैं an से। उसका सूत्र होता है a प्लस n-1 गुणे में d। क्या होता है nवा पद का सूत्र, a प्लस n-1 गुणे में d। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी जो भी पद होता है उससे एक कम बार डी। कभी कभी पूछ लिया जाता है 20वां पद बताइए, तो आप कैसे लिखेंगे, a 20 बराबर a प्लस जितना भी होता है उससे कम बार 19 डी। 50वां पद बताइए, तो 50वां पद पता करना है तो क्या लिखेंगे, a 50, a प्लस एक कम बार यानी क्या लिखेंगे, 49 डी आप इसको लिखेंगे। आ रही बात आपको समझ में। ठीक है, चलिए और भी आगे कुछ समझ लेते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है, जो समांतर श्रेणी होती है, ठीक है, समांतर श्रेणी होती है उनकी n पदों का योग का सूत्र भी पूछा जाता है। ठीक है, n पदों के योग का सूत्र। ठीक है, n पदों के योग के 3 सूत्र हैं। अब आप कहेंगे 3 किस प्रकार से। ठीक है, पहला सूत्र आप ऐसे देखेंगे, योग को Sn से लिखा जाता है, जिसका सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 गुणे में d। क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 गुणे में कितना है, d। ठीक है, अब दूसरा सूत्र देखेंगे आप। ठीक है, Sn सूत्र चाहे कितने भी हो जाएं योग के, आंसर समान ही आता है। ठीक है, इसका सूत्र है n/2 ब्रैकेट के अंदर n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस l। ठीक है, या हम कह सकते हैं n/2 a प्लस a n। यानी कि यहाँ पर l जो है वह अंतिम पद है। क्या है, अंतिम पद,
जिसको हम ए एन बी कह सकते हैं। दोनों ही एक ही जैसे हैं। जब हमारे पास अंतिम पद होता है तो योग का ये छोटा वाला सूत्र लगाते हैं, जब हमारे पास अंतिम पद नहीं होता है तो हम योग का ये बड़ा सूत्र लगाते हैं। लेकिन अंतिम पद वाला जो सूत्र है अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने की इसकी संभावनाएं रहती है। अच्छा, समांतर श्रेणी में एक चीज़ आपको और छोटी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। कौन सी वाली? जैसे कि मैंने कहा एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। क्या है समांतर श्रेणी? ए बी सी, इस टाइप से हमारे पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है। हमसे पूछा जा सकता है, बताइए समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य जो निकालना होता है वो आसपास के पदों को जोड़कर क्या करना पड़ता है? 2 से भाग देना पड़ता है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? समांतर माध्य, यानी बीच वाला पद प्राप्त हो जाता है। आसपास के 2 पदों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो हमें समांतर माध्य बी क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों बताइए कौन सा चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आया है? कमेंट कर जरूर बताइएगा।